बच्चों इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टॉर्शनल पेंडुलम और सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम्स। तो सबसे पहले टॉर्शनल पेंडुलम की बात करते हैं। टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों, जैसे ये स्ट्रिंग आप यहाँ पर ले रहे हैं तो ये टॉर्शनल स्प्रिंग होती है और इसको अगर आप थीटा रोटेट करते हैं यानी कि आप पोजीशन देखिए, लेट से ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है ए और इसको दूसरे फिगर में देखेंगे तो ए को हमने एक्स एक्सिस से थीटा रोटेट कर दिया है और अगर ऊपर से देखेंगे तो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। तो टॉर्सनल स्प्रिंग की वजह से इसमें एक क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो टॉर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा अगर आप ऊपर से देखें। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ही इसको ट्विस्ट करेंगे, यानी कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू ट्विस्टिंग एंगल, ट्विस्ट के बराबर है। जितना आप इसको ट्विस्ट करेंगे उसके प्रोपोर्शनल आएगा आपका टॉर्क। तो ट्विस्ट वाला एंगल आपका थीटा है और ये टॉर्क है। इसका कोफिशिएंट कुछ सी मान लेते हैं, इसको टॉर्शनल कोफिशिएंट बोलते हैं। सी इज द टॉर्शनल कोफिशिएंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर हम टॉर्क को लिख सकते हैं माइनस सी थीटा। टॉर्क को अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट से कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पर अटैच किया है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। टॉर्क को वी कैन राइट आई इंटू अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस सी टाइम्स थीटा। अगर दोनों साइड में आई से डिवाइड कर दें तो आपको अल्फा माइनस सी बाई आई इंटू थीटा ये मिल जाएगा। और यहां पर अगर इसको इस इक्वेशन से इक्वेट करें, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू माइनस सी बाई, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ सी बाई आई मिल जाएगी। और टाइम पीरियड, जैसा कि आपको पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा होती है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी 2 पाई रूट ऑफ आई बाई सी आ जाएगी। ये टॉर्शनल पेंडुलम के केस में होता है। तो बच्चों आपने कुछ नहीं करना होता है कि यहाँ पर जो के कांस्टेंट था वो आप सी से रिप्लेस हो जाता है। देन वी विल स्टडी द सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। ये काफी क्रूशियल टॉपिक है, जेई मेंस में कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम सुपरपोजिशन की बात करेंगे इन द सेम डायरेक्शन। लेट से एक पार्टिकल पर दो एसएचएम को सुपर इम्पोज किया गया है, यानी कि एक फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसका एसएचएम कुछ इस तरह से है, दूसरी फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसका एसएचएम इस तरह से है। यानी कि अगर एक फोर्स लगाई जाए तो ये एसएचएम की इक्वेशन बनेगी और दूसरी फोर्स से ये इक्वेशन बनेगी। अगर यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स लगाई जाए तो ये दोनों इक्वेशन सुपर इम्पोज हो जाती है। यानी कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा आपका x1 प्लस x2। तो x1 को हम लिख सकते हैं a1 साइन ओमेगा टी और x2 को लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यहां पर आप देखेंगे थीटा इज द फेज डिफरेंस, इन दोनों का ये क्या है, फेज डिफरेंस है। और दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस केस में सेम होगी। तो जब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बच्चों अगर इसको आप ओपन कर दें, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड मिल जाता है रूट ऑफ ए स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। थीटा कौन सा है, जो आपका फेज डिफरेंस था वो आएगा, इनटू साइन ओमेगा टी प्लस सम डेल्टा। तो हम यहां पर सबसे पहले एम्पलीट्यूड को देखते हैं। तो यहां पर एम्पलीट्यूड किस फॉर्म में आया है, a1 a2 और थीटा के फॉर्म में आया है। तो ये आपका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, जिसमें ये डिपेंड करेगा a1 पर, a2 पर और थीटा। तो यहां पर ये टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये
किसका फॉर्मूला बन जाता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस थीटा है, यानी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, तो दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो इस तरह से होगा। तो इसको वेक्टर सम मेथड से भी इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं a1 एंड a2 और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर होगा? आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। यानी कि a1 a2 एम्पलीट्यूड है और थीटा हमारा फेज डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, a1 को वेक्टर कंसीडर करते हैं, a2 को वेक्टर कंसीडर करते हैं और दोनों के बीच में एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। तो दोनों का जो वेक्टर सम आता है वो सुपरपोजिशन के आपका रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड देता है। तो कभी भी दो आपको एसएचएम निकालने हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस थीटा है, तो आप इस वेक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर थीटा 0 हुआ तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा a1 प्लस a2, और थीटा अगर पाई हुआ तो आपका हो जाएगा a1 प्लस a2। और इन केस अगर आपका ये थीटा पाई बाय 2 हो गया, तो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका होगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। इस तरह से आप सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर इनमें को आपने, जैसे हमने यहां पर देखा था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एक x1 था और एक x2 था, तो यहां पर दो फोर्सेस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि एक फोर्स इसको एसएचएम कराती है x डायरेक्शन में, एक फोर्स यहां पर एसएचएम कराती है इन y डायरेक्शन। तो दोनों को अगर साइमल्टेनियसली लगा दिया जाए तो किस तरह से हमारा मोशन होगा उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां पर अगेन हमारी फ्रीक्वेंसी सेम को ही हम स्टडी करते हैं। तो पहले केस में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा a साइन ओमेगा टी, ये x के अलोंग आ गया, और y के अलोंग आप देखेंगे तो b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है a और b इसका एम्पलीट्यूड है y के अलोंग, और थीटा इन दोनों का फेज डिफरेंस है। तो इसमें सम स्पेशल केसेस हम स्टडी करते हैं। तो केस वन में आपका क्या है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी हो जाएगा और y इक्वल्स टू आपका b साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो आप अगर आप y बाई एक्स की इक्वेशन लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, b बाई ए। और ये बच्चों अगर आप देखेंगे तो दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि अगर दोनों एसएचएम को साइमल्टेनियसली सुपर इम्पोज कर दिया जाए तो पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से होगा, और उस केस में आपका यानी कि फेज डिफरेंस 0 है, दोनों सेम फेज में है, तो पार्टिकल x के अलोंग भी मूव करेगा, y के अलोंग भी मूव करेगा। तो पार्टिकल का एसएचएम इस लाइन के अलोंग होगा, x और y दोनों में ही मूव करने वाला है। केस 2 में हम कंसीडर करते हैं कि अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई है, तो हमारा x के अलोंग इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी, और b के अलोंग हमारी इक्वेशन हो जाएगी y के अलोंग b साइन ओमेगा टी प्लस पाई, और ये आ जाएगी माइनस b साइन ओमेगा। तो यहाँ पर अगर आप y और x का रेशियो लेंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा विच इज माइनस बी बाई ए। तो अगेन ये एक स्ट्रेट लाइन होगी विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, ये इस तरह से आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो आप देखेंगे ये अगेन इस तरह से आपका एसएचएम यानी कि पार्टिकल का मोशन इस लाइन के अलोंग होगा। तो एक्स के अलोंग आप देखेंगे, एक्स के अलोंग ये मोशन आपका प्लस ए और माइनस ए, यानी कि ये माइनस ए है और ये प्लस ए है। और बी के अलोंग आप देखेंगे दिस इज, जब ये माइनस ए पर है तो प्लस बी पर है, यानी कि एक्स के अलोंग ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर है और वाई के अलोंग ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है। और इसमें देखेंगे ये एक्स के अलोंग पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है और वाई के अलोंग आपका नेगेटिव एक्सट्रीम पर, ये माइनस बी पर होगा, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, फेज डिफरेंस पी है। तो इसका मोशन कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट हमारा केस आता है कि अगर आपका थीटा क्या हो जाता है, पाई बाई 2। थीटा अगर पाई बाई 2 है तो हम x को a साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं और y को b साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये टर्म आपका क्या बन जाएगा, कॉस ओमेगा टी। आप यहां पर देखेंगे ये साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है,
तो आप x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस y बाई बी का होल स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 1। तो जैसा कि बच्चों आपको ये पता होगा ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, पाई बाई टू है। पाई बाई टू होने पर आप देखेंगे कि ये x के अलोंग देखो x के अलोंग क्या है, ये मीन पोजीशन पर है और y के अलोंग ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो ये पाई बाई टू फेज डिफरेंस है। जब ये x के अलोंग एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा यानी कि प्लस a पर होगा तो y के अलोंग ये अपनी मीन पोजीशन पर होगा। देखो x की वैल्यू प्लस a हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। तो इन दोनों का क्या है, एक के करस्पॉन्डिंग ये एक्सट्रीम पर है, दूसरे के करस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन पर है, तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है। यहां पर ये प्लस भी होगा, ये माइनस भी होगा, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है। तो पार्टिकल जो घूमेगा किस फॉर्म में बनेगा, यानी कि इसका इलिप्स, इलिप्स के, यानी कि इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो इलिप्स फॉर्मेशन की होगी। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी करते हैं इसको, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम को। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है पार्टिकल मूविंग इन थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन लाइक दिस, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। तो बच्चों यहां पर तो ये सिंपली आप देख सकते हो कि x आपको दे रखा है तो vx आप क्या बोल सकते हो, dx बाई dt। इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये आपके पास आ जाएगा। और वी वाई को आप करेंगे डी वाई बाई डी टी, ये आपके पास ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और वी जेड को डी जेड बाई डी टी, ये करने के बाद आपके पास सिंपली ए ओमेगा आ जाएगा। तो आप स्पीड निकालोगे यानी कि वी स्क्वायर आप निकालेंगे, यानी कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को ऐड करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये वी स्क्वायर की वैल्यू, वी की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपके पास √2 टाइम्स ए ओमेगा, ये आ जाएगी। तो आपका इस केस में आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, ये आपकी स्पीड ऑफ द पार्टिकल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहां पर दो सैंपल हार्मोनिक मोशन दिए हुए हैं आर्ट राइट, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म लिसाजियस फिगर। अब ये फिगर क्या है, बस कुछ नहीं है, आपको देखना है कि अगर दो एसएचएम को हम कंबाइन करें तो किस टाइप की उसकी ट्रेजेक्टरी बनेगी। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर दे रखे हैं आपको। एक्स दे रखा है दैट इज ए साइन ए टी प्लस डेल्टा, और वाई आपको दे रखा है बी साइन बी टी। ओके, तो बच्चों ये हमने जो स्टडी किया है सेम फ्रिक्वेंसी के लिए स्टडी किया है, यानी कि ए अगर बी के इक्वल हो जाए। तो पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रखा है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ए इक्वस टू टू बी, ए इक्वस टू टू बी हो जाता है तो ये कुछ टू बी टाइम्स होगा, और ये भी ए हो जाए और ये भी हो जाए तो क्या, और थीटा यानी कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या हो जाए, पाई बाई टू हो जाए। तो बच्चों आप देखेंगे ये कॉस में आ जाएगा और ये साइन में रहेगा, लेकिन क्या आएगा, ये कॉस टू बी टी आएगा और ये ए आएगा, ये एक्स हो गया और ये y हो गया b साइन बी टी। तो आप देखेंगे दिस इज नॉट अ इक्वेशन ऑफ, आप देखेंगे दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें तो ये 1 नहीं आएगा। ओके, तो ये सर्कल नहीं होगा, तो ये सर्कल बिल्कुल नहीं होगा। और पाई बाई टू होने पर कर्व, पाई बाई टू होने पर कर्व यानी कि स्ट्रेट लाइन कब आता है, या तो जीरो हो या पाई हो, कुछ ऐसे आता है। तो जीरो पाई ये भी नहीं होगा। तो आपका एलिप्स कब आता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी, ए और बी इक्वल है और डेल्टा क्या है, पाई बाई टू है। तो उस केस में अगर आप देखें वाले कंडीशन में x इक्वल टू ए साइन ए टी हो जाएगा, प्लस डेल्टा की वैल्यू आपको पाई बाई टू दी हुई है, विच विल बी इक्वल टू ए कॉस ए टी, और y की वैल्यू ए, यानी कि दोनों
दिस इज बी साइन ए और बी इक्वल रखें तो ए टी हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों को हम एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 1 आएगा। यानी कि ये इलिप्स की इक्वेशन यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कंसीडर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो पार्टिकल दिए हुए हैं। अ पार्टिकल इज which is simultaneously subjected to two perpendicular simple harmonic motion represented by these equations। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू ए वन कॉस ओमेगा टी, दूसरी इक्वेशन दे रखी है ए टू कॉस टू ओमेगा टी। तो बच्चों कॉस टू थीटा यानी कि टू ओमेगा टी को आप लिख सकते हो टू टाइम्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वन, ये लिख सकते हो। तो y की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ए टू मल्टीप्लाई बाई टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस वन, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा टू ए टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस ए टू, ये आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को आप साइन से रख सकते हो, यानी कि y इक्वल्स टू टू ए टू, और यहाँ से आप इस इक्वेशन से अगर cos ओमेगा टी की वैल्यू रखें तो cos ओमेगा टी हो जाएगा x बाई ए वन। तो आप यहाँ पर आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो यानी कि x स्क्वायर बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू। तो आप देखेंगे ये कुछ इक्वेशन जो बनेगी आपके पास y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस सी, ये वाली इक्वेशन बनेगी। यानी कि अगर x इक्वल्स टू जीरो देखें तो y इक्वल्स टू, अगर बच्चों आपको याद होगा तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इस तरह की इक्वेशन बनती है, और माइनस सी यानी कि इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका ग्राफ क्या होगा बच्चों? ये आपका ग्राफ होगा, यानी कि x में ये a1 होगा और y में ये a2 होगा। तो इस तरह से क्या x इक्वल्स टू जीरो है तो ये आपकी वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस a2 आ जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन बच्चों क्या होता है कि इन रियलिटी जो भी हमारे एसएचएम सिस्टम होते हैं नेचर में, उनमें क्या होता है ड्यू टू सम ड्रैग फोर्स और फ्रिक्शन वो उनका एम्पलीट्यूड धीमे धीमे कम हो जाता है और वो डाई आउट हो जाते हैं यानी कि स्टॉप हो जाते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस बी, कोई भी कांस्टेंट है, टाइम्स वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी ड्रैग फोर्स होती है। तो उस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है हम उसको प्रॉपर लिख सकते हैं माइनस के एक्स माइनस बी वी। नेट फोर्स आपके पास इस तरह से आ जाएगी। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये आपको अगर फोर्स को लिख दें और बी वी और के एक्स को एलएचएस में ले आए तो आप इस तरह की इक्वेशन बनाएंगे। और इस इक्वेशन का बच्चों जो सॉल्यूशन आता है वो कुछ इस तरह से आता है, यानी कि x एज ए फंक्शन ऑफ t, a e की पावर माइनस बी टी बाई टू एम। बी क्या है? ये कोफिशिएंट है, m इज द मास, t इज द टाइम, माइनस बी टी बाई टू एम ई की पावर एक्सपोनेंशियल कॉस ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। और यहाँ पर जो ओमेगा आता है वहां पर, क्योंकि इनिशियली जो आपका ओमेगा नॉट था वो क्या था? रूट के बाई एम, लेकिन यहाँ पर ये ओमेगा प्राइम आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? के बाई एम माइनस बी बाई टू एम का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। और टाइम पीरियड क्या होता है? क्योंकि ये वैल्यू फिक्स होगी तो टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, टू पाई बाई ओमेगा प्राइम। बट इसका एम्पलीट्यूड आप देखेंगे, दिस होल टर्म इज एम्पलीट्यूड, जो इसका कोफिशिएंट होगा कॉस टर्म का जो उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जैसे टी इक्वल्स टू जीरो पर इसका एम्पलीट्यूड ए होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। तो एम्पलीट्यूड की जो इक्वेशन लिखते हैं वो कुछ इस तरह से आती है, ए इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी।
और ये क्या होता है, इसकी अगर ग्राफ बनाएंगे आप ए वर्सेस टी का, ए वर्सेस टी का ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ए से स्टार्ट होगा और धीमे धीमे ये एक्सपोनेंशियली डिके होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि हमारे एम्पलीट्यूड पर हमारी टोटल एसएचएम की एनर्जी भी डिपेंड होती है। तो यहाँ पर इस केस में डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपकी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है, ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होती है। तो हम इसको लिखते हैं हाफ के ए प्राइम होल स्क्वायर, और ए प्राइम की वैल्यू कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी बाई टू एम इंटू टी। तो इस तरह से आपकी वो आपकी एनर्जी होती है, और आप देखेंगे दिस इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल डिकेइंग। अगर आप इसको ई नॉट यानी कि टी इक्वल्स टू जीरो पर एनर्जी मान लें, तो आप किसी भी टाइम पर एनर्जी को लिख सकते हैं ई नॉट इंटू ई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस बी बाई टू एम, सॉरी माइनस बी बाई एम इंटू टी। आप देखेंगे एनर्जी भी क्या होता है, विद टाइम ये डिके हो रही होती है। अच्छा बच्चों, अगर आपका डैम्पिंग बहुत स्मॉल है, डैम्पिंग स्मॉल का क्या मतलब है कि आपने ओमेगा प्राइम में ये लिखा था, दैट इज के बाई एम माइनस बी बाई टू एम होल स्क्वायर रूट ओमेगा प्राइम में इफ दिस टर्म इज मच ग्रेटर देन दिस टर्म, यानी कि ये टर्म आपका ओमेगा नॉट इज मच ग्रेटर देन दिस टर्म, तो आपका के बाई एम क्या है, बी बाई टू एम होल स्क्वायर से बहुत ज्यादा है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट के बाई एम इज मच ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई फोर एम स्क्वायर। अगर m को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो k बाई एम मच ग्रेटर देन बी स्क्वायर बाई फोर एम। तो आप इसको रूट करेंगे तो ये आके आ जाएगा b बाई टू इज मच स्मॉलर देन रूट के एम, ये आ जाएगा। तो अगर b बाई टू आपका रूट के एम से बहुत छोटा है तो b भी रूट के एम से बहुत छोटा होगा। यानी कि अगर रूट के एम से b बहुत छोटा है तो ये स्मॉल डैम्पिंग में कंसीडर किएंगे, और ओमेगा प्राइम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आपका रूट के बाई एम आ जाएगा, क्योंकि ये वाला टर्म आपका इस टर्म के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। नेक्स्ट आता है बच्चों फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो यहां पर क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी की डैम्पिंग हो रही है और आप इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी है, ऐसी फोर्स आप इसमें अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी कि आप एक्सटर्नल टाइम टाइम वेराइंग फोर्स यानी कि पीरियोडिक एक फोर्स लगा रहे हैं, अंडर दिस इन्फ्लुएंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स आपका जो एसएचएम है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से मूव करने लग जाता है। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है हम उसको लिख सकते हैं माइनस बी वी प्लस के एक्स, और ये पॉजिटिव एफ नॉट। एफ नॉट क्या है, फोर्स का एम्पलीट्यूड है, कॉस ओमेगा डी इंटू टी। ओमेगा डी क्या हो गया, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइडेड। अगेन हम इक्वेशन लिखेंगे, एफ इज एम इंटू ए बी डी एक्स के एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका बच्चों जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, हमें सॉल्यूशन की डिटेल में नहीं जाना है कैसे आता है, हम सिर्फ ये देखना है कि ऑलरेडी सॉल्यूशन क्या आता है। सॉल्यूशन जो आता है हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टी इज ए कॉस ओमेगा डी। पहले तो ये ध्यान रखना है कि फाइनली जो ये सिस्टम ऑसिलेट करेगा, जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स थी उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ओमेगा डी टी प्लस फाइव। दूसरा इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमें अच्छे से जानना है। एम्पलीट्यूड होता है एफ नॉट, जो हमारी फोर्स का एम्पलीट्यूड था, डिवाइड बाई एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर, और इस पूरे ब्रैकेट का रूट। ये हमारा ये एम्पलीट्यूड आता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हैं, यानी कि अगर स्मॉल डैम्पिंग हुई और ये टर्म आपका इस टर्म से बहुत छोटा हुआ, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड नियरली क्या आ जाता है, एफ नॉट बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, ये आ जाता है। और हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, जब बच्चों अगर ओमेगा इज नियरली इक्वल टू ओमेगा डी, यानी कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो ऑलमोस्ट रूट के बाई एम के इक्वल आ जाए, आपके सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए,
तो ये देखेंगे दिस टर्म विल टेंड्स टू जीरो, योर एम्पलीट्यूड विल टेंड्स टू मैक्सिमम। ओके, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कैसा होता है कि आपने ये लिखा, दैट इज एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू एफ नॉट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट। तो आप देखेंगे कि अगर ये टर्म जीरो है तो ये टर्म जीरो नहीं होगा, यानी कि ये परफेक्ट जीरो है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा डी हो गया तो ये परफेक्ट जीरो होगा। तो आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट बाई ओमेगा डी बी, ये आ जाएगी। और ये कंडीशन कब आती है, जब आपकी एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मीट करती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम रेजोनेंस। और इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो ए मैक्सिमम हो जाता है। डैम्प्ड ऑसिलेशन पर कुछ क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हेन एन ऑसिलेटर कंप्लीट्स 100 ऑसिलेशन, अगर वो 100 ऑसिलेशन एक ऑसिलेटर कंप्लीट कर देता है, इट्स एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू ए नॉट बाई 3 हो जाती है आफ्टर 100 ऑसिलेशन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड व्हेन इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशन, अगर 200 ऑसिलेशन कवर कर दिए तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो बच्चों इसमें जो एक्सपोनेंशियल डिके होता है, तो हम इसमें कहेंगे कि 100 ऑसिलेशन में आपका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, ए नॉट बाई 3। और नेक्स्ट 100 में आपका ए प्राइम क्या हो जाएगा, ए बाई 3, दैट इज 1/3 ऑफ ए नॉट बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा ए नॉट बाई 9। तो आप देख सकते हैं आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 200 ऑसिलेशन में 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल विद restoring force proportional to the displacement and resisting force proportional to the velocity is subjected to a force F sin omega t, यानी कि यहाँ पर ये फोर्स्ड ऑसिलेशन का एग्जाम्पल है। फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और आपको फोर्स यहाँ पर साइन एफ साइन ओमेगा टी दे रखी है। इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम फॉर ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 and energy of the particle is maximum for omega equals to omega 2, then omega naught is the natural frequency। तो इसमें पूछा हुआ है कि अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर ओमेगा 2 है तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो बच्चों आप यह जानेंगे जब आपकी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तभी आपकी एनर्जी भी मैक्सिमम होती है, यानी कि आप ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 होना चाहिए। जब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तभी आपकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि एनर्जी हमेशा कैसे लिखी जाती है, हाफ के ए स्क्वायर। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है, क्योंकि हमने बोला है कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ रेजोनेंस, यानी कि जो आपकी ओमेगा है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट और ओमेगा डी सम जीरो हो जाए और ओमेगा नॉट और ओमेगा डी इक्वल हो जाए, तो यानी कि आपका ओमेगा 1 जो है ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए और ओमेगा 2 भी ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाए, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा दैट इज ओमेगा नॉट इक्वल्स टू ओमेगा 1 विच इज इक्वल्स टू ओमेगा 2। ये कंडीशन पर दोनों मैक्सिमम, और इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, अ पार्टिकल मास m इज अटैच्ड टू a spring of spring constant k has natural angular frequency omega naught, an external force ft is proportional to this cos omega t is applied to the oscillator, the displacement of the oscillator is proportional to। यानी कि यहां पर दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे कि हमने जानते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट आता है a
कॉस ओमेगा टी प्लस सम डेल्टा। तो ये आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है क्योंकि फोर्स की फ्रीक्वेंसी ये है। और ए की वैल्यू, तो यहां पर आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए एम्पलीट्यूड। तो यहां पर आप ए की वैल्यू जो लिखेंगे, ए इज नथिंग बट एफ नॉट ओवर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर होल का रूट। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स इज दिस। तो यहाँ पे बी की कोई चर्चा नहीं करी गई है, तो ये बी क्या हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो आपका जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका रूट आएगा तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। दिस विल बी योर आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ ए डैम्प्ड ऑसिलेटर इज डिक्रीज्ड टू 0.9 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन 5 सेकेंड। यानी कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाता है 0.9 टाइम्स ए नॉट। इन अदर 10 सेकेंड इट विल डिक्रीज टू अल्फा टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मैग्नीट्यूड वेयर अल्फा। तो बच्चों 5 सेकंड में इतना हो जाता है, तो अगेन 5 सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, ए प्राइम विल बी इक्वल टू 0.9 टाइम्स ऑफ ए। और अगेन 5 सेकंड में आपका ये ए डबल प्राइम हो जाएगा, दैट इज 0.9 ऑफ ए प्राइम। तो आप ए डबल प्राइम को लिख सकते हैं 0.9 ऑफ ए प्राइम विच इज इक्वल टू 0.9। ए प्राइम को लिख सकते हैं दैट इज 0.9 ऑफ ए, और ए को आप लिख सकते हैं 0.9, ए को आप लिख सकते हैं 0.9 ऑफ ए नॉट। तो आप यहां पर देखेंगे 0.729 ऑफ ए नॉट, ये आपका ए डबल प्राइम हो जाएगा। तो अगली 10 सेकंड में आपका ओरिजिनल का दिस मच हो जाएगा। तो आपका आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी ऑफ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। Here t is in second, the time taken for amplitude of vibration to drop half of its initial value is। यानी कि आपको x as a function of t is given as e की पावर माइनस 0.1 t cos 10 pi t प्लस 5, इस तरह से दे रखा। तो आप देखेंगे दिस इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस 0.1 को लिख सकते हैं t/10। ओके, तो हमारा a, इसको हम ए नॉट बोल देते हैं, ए प्राइम की वैल्यू क्या हो जाती है ए नॉट बाई 2। यानी कि दिस इज e की पावर माइनस t/10। ओके, तो अगर आप t इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे, t इक्वल्स टू 0 पर आपका ए नॉट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो किसी भी टाइम पर आपके एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं e की पावर माइनस t/10 इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर आएगा t/10 और यहाँ पर आएगा log टू द बेस e 1/2 विच इज इक्वल्स टू माइनस ln2। इसलिए माइनस को कैंसिल कर देंगे तो t की वैल्यू आपके पास 10 ln2 आएगी। और आपको बच्चों याद होगा ln10 की वैल्यू 0.693 होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा यानी कि 6.93 सेकेंड विच इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 7 सेकेंड। तो इसमें अप्रोक्स वैल्यू पूछी हुई है, इट विल बी क्लोज टू 7 सेकेंड, और आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी बी।